गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मुअत्तल डॉक्टर कफील खान इंक्वायरी में बेकसूर पाए गए हैं। वादरे के 10 अगस्त 2017 को मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़ी तादाद में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील को सितंबर के पहले हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था। इनको लापरवाही, बदउनवानी और ठीक से काम न करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया था, लेकिन अब इंटरनल हॉस्पिटल इंक्वायरी में डॉक्टर कफील को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर कफील इन्हीं इल्ज़ामात पर 9 महीने की जेल की सज़ा भी काट चुके हैं। इंक्वायरी की रिपोर्ट 18 अप्रैल को ही आ गई थी, लेकिन डॉक्टर कफील को अब सौंपी गई है। इंक्वायरी कमेटी ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डॉक्टर कफील रख रखाव, टेंडर और ऑक्सीजन की अदायगी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। और डॉक्टर कफील इस वक्त खुद हमारे साथ रास्त तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनसे ही इस पूरे मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर कफील, बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर कफील, 2 साल का अरसा मुलजिम से रिहाई, बाइज्जत रिहाई, कितनी सुकून की रात में आपको नींद आई? खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पूरी फैमिली खुश है। जी जी। पर ये बता दूं कि अभी स्ट्रगल बहुत लंबा है। जी जी। और पर यह है कि लड़ाई में छोटी छोटी जीत जो होती है वो खुशी के झोंके की तरह होती है। खुश। इस जीत को आप कितनी बड़ी जीत तस्वुर कर रहे हैं? ये जीत देखिए तभी सही मायने में जीत तभी होगी जब वो जो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि डॉक्टर कफील ने कत्ल नहीं किया है, इनकी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट योगी जी की कहती है कि डॉक्टर कफील ने कत्ल नहीं किया 63 बच्चों का, तो कौन है असली कातिल? तो जब तक रियल कल्प्रिट्स ऑफ बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी को सही से इन्वेस्टिगेट करके उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। डॉक्टर कफील, एक चीज ये जानना चाहूंगा, जो इंटरनल रिपोर्ट आई है, जो आपको सौंपी गई है, उसमें क्या आपके क्लीन चिट होने का ही सबूत दिया गया है? क्या उसमें ये बात नहीं बताई गई कि आखिर इसका गुनहगार कौन है? इसका जिक्र नहीं है उस रिपोर्ट में कहीं? नहीं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है योगी जी ने खुद 22 अगस्त 2017 को कमेटी गठित की थी और कमेटी को 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी थी, पर उन्होंने 2 साल लगा दिए। वो भी जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, उन्होंने 7 मार्च 2019 को ऑर्डर किया है। इसमें उन्होंने माना है कि डॉक्टर कफील 10 तारीख को छुट्टी पे थे, उनका ऑक्सीजन से रख रखाव से कोई लेना देना नहीं था और हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की। 54 घंटों में 500 सिलेंडर्स अपने पास से अरेंज करने किया उन्होंने। कोई करप्शन चार्जेस नहीं बने थे उनके ऊपर। और सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा है कि सारे साक्ष्य बलहीन और असंगत हैं, यानी कि विदाउट एनी बेस और बेसलेस हैं। तो पर ये बात आपकी एकदम सही है कि इस रिपोर्ट में ये तो माना गया है कि ऑक्सीजन कमी थी और बच्चे मरे, पर यह नहीं माना है कि ऑक्सीजन कमी क्यों थी, बच्चे किसने मारे, कौन जिम्मेदार था पेमेंट के लिए। ये सारी बातों पे ये इंक्वायरी चुप है। बिल्कुल डॉक्टर कफील, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जिस रात का ये वाक़या है सबने देखा, मीडिया ने बहुत बड़ी कवरेज इसमें दी, आपको जाहिर सी बात है मीडिया से भी बहुत बड़ी कवरेज मिली। आपने अपने दोस्तों का सहारा लिया, आपने सीआरपीएफ की एक गाड़ी का भी सहारा लिया जिसके ज़रिए आपने ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो इसमें आपको क्या लगता है, आपकी रिहाई में या आपके पूरे जो एपिसोड में मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया जो है, मीडिया ने ही मुझे हीरो बनाया, मीडिया ने ही मुझे विलन बनाया और मीडिया ने ही शायद मुझे रिहाई भी दिलाई। सारी चीज़ें हैं। बस इतना कहूँगा कि जब ये 11 और 12 अगस्त की ये बातें जब हो रही थी, जब बच्चे मर रहे थे, तो उस वक्त मीडिया ने मुझे मसीहा, फरिश्ता बनाया। पर 13 तारीख के बाद कातिल, मर्डरर और इनफेमस डॉक्टर कफील की उपाधि दे दी। Actually, those people who were sitting in Delhi and Mumbai, they didn't go to ground level and to find out who is Dr. Kafil. उन्होंने मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया, उन्होंने मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया, उन्होंने मुझे जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। मुझे आज भी याद है अर्नब गोस्वामी जी का टाइम्स नाउ पे इन प्राइम टाइम, मर्डर 70 बच्चों का कातिल डॉक्टर कफील, वाइस प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैंने जब आरटीआई फाइल की कि
वाइस प्रिंसिपल कौन है, तो पता चला कि वाइस प्रिंसिपल कोई पोस्ट ही नहीं है। मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था, 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, एक जूनियर मोस्ट डॉक्टर था, फिर भी मुझे ऐसा बनाया गया कि जैसे लग रहा था मैं पूरा हॉस्पिटल अकेले चला रहा था। बिल्कुल, एक चीज और जानेंगे, क्या इस पूरे मामले में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी देंगे आप? या एकदम बचाने की कोशिश की जा रही है, सारा खेल उनको बचाने की कोशिश किया जाता है। देखिए, जिन लोगों को पेमेंट देना था वो सारे जिम्मेदार हैं। मनीष भंडारी जो पुष्पा सेल के सप्लायर थे, उन्होंने 14 लेटर लिखे हैं। पहला लेटर अप्रैल को लिखा है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, कि मेरा पैसा 20 लाख हो गया है दे दो, मेरा 40 लाख हो गया है दे दो, मेरा 60 लाख हो गया दे दो। जब 68 लाख रुपए हो गए उसने बंद कर दिए। तो और वो उसने बताया था कि 10% कमीशन के चक्कर में पेमेंट को रोका गया था। तो सारे लोग जिन्होंने उसका पेमेंट रोका था, इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त के, और जो अभी भी डीजीएमई है डॉक्टर के गुप्ता, ये सारे जिम्मेदार हैं। इनको बचाने के लिए योगी जी ने एक बड़ा खेल खेला। उस मौतों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने एक बलि का बकरा खोजा, और डॉक्टर कफील उसमें वो जो है वो सफल रहे। बिल्कुल डॉक्टर कफील, आपने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों से, दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वहाँ से भी सिलेंडर आपने मंगवाया, और बच्चों को जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी आपने उसको पूरा किया। अगर आप उस रात नहीं होते या इतना कार्रवाई नहीं कर पाते या इतना एक्टिवनेस नहीं दिखा पाते तो कितना बड़ा सान्या हो सकता था? उस रात 400 बच्चे थे, और सच बताऊं तो बहुत सी माएँ हम लोगों के पैर पकड़ पकड़ के रो रही थी कि हमारे बच्चों को बचा लो, लेकिन हम लोग हेल्पलेस थे, बचा नहीं पा रहे थे, और हर आधे घंटे पे मौतें हो रही थी। और ऐसा नहीं था मैं अकेले था, 16 और जूनियर डॉक्टर्स थे, स्वीपर्स थी, वार्ड बॉयज़ थे, नर्सेस थी, सबने 54 घंटे लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई 7:30 बजे रात में 10 अगस्त 2017 को ख़त्म हुई, और 13 तारीख को 2 बजे सुबह जो है वो रीस्टोर हुई। तो ये 54 घंटे का वक्फा था जो हम लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। पर सच बात यह है कि उन 70 बच्चों को हम बचा नहीं पाए। 400 बच्चों में से आप ये कह सकते हो 330 बच्चों की जान बच गई, लेकिन 70 बच्चे जो हैं उनके माँ बाप के सामने ही दम तोड़ के चले गए। बिल्कुल डॉक्टर कफील, आपको क्लीन चिट मिल गई है, हॉस्पिटल के जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट मिल गई है। तो क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई कॉल आया है दोबारा ज्वाइनिंग के लिए, और अगर आता है तो क्या वो दोबारा आप वहां पर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे? सर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूंगा, ये हॉस्पिटल की जांच नहीं है, ये योगी गवर्नमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जांच है। ओके, ठीक है। तो हॉस्पिटल से कोई कॉल आया आपको ज्वाइन करने के लिए? हॉस्पिटल लेवल पे नहीं, शासन लेवल पे होती है। ठीक है। एंड नहीं कॉल नहीं आया है। और देखिए, जहाँ तक का मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे फंसाने की कोशिश की जाएगी, फिर से किसी चार्जेस में फंसा के मुझे फिर से वो सस्पेंड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये अभी भी योगी जी मानने को तैयार नहीं है। अभी आपने सुना होगा 2.5 साल के होने पे उन्होंने अभी ये कहा था कि डॉक्टर कफील वेल्डिंग वाले सिलेंडर्स लेके घूम रहा था, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं मरे। तो ये तो संघर्ष है, ये होता रहेगा, पर मैं आपको यह अश्योर करता हूँ कि लड़ाई इंशाल्लाह लड़ी जाएगी और जीत अपनी ही होगी। बिल्कुल डॉक्टर कफील, आपके फैमिली मेंबर को भी अजियतों का सामना करना पड़ा इस दौरान? दिल जानता है, मेरे भाई को गोली वहां मारी गई जहां पे योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे। 500 मीटर की दूरी पे 2 सिक्योरिटी सवार आते हैं और 4-4 गोलियां मार देते हैं पब्लिक के सामने। उसके बाद जब हम भाई को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो योगी जी की पुलिस आती है और जबरदस्ती 4 घंटे हम लोग को वैन में लेके घुमाती रहती है। डॉक्टर रणविजय दुबे जो न्यूरो सर्जन थे कह रहे थे कि वो गोली गर्दन में जो फंसी है उसको निकालना जरूरी है भाई की जान बचाने के लिए। मेरा भाई तड़प रहा था, खून बहा जा रहा था, चिल्ला रहा था वो दर्द से, फिर भी वो योगी जी की पुलिस ने डेलिबरेटली इंटेंशनली दे डिलेड इमरजेंसी सर्जरी। और आज 1.5 साल होने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। पूरी जिंदगी जो है उन्होंने एक इतनी अजील जेल झेल दी है। आज ये होने पड़ा कि हम लोग रुपए के लिए मोहताज हो गए। मेरी वाइफ का, मेरी भाभी का, मेरी अम्मी जान का गहने हम लोगों को गिरवी रख के लोअर कोर्ट से जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा।
कोई उस दिनों को वापस नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, बात ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर कफील को परेशान किया गया, बात जो है पूरी फैमिली को सफर होना पड़ा है। बिल्कुल, अपनी जान जो है जब से भाई को गोली लगी है एकदम टूट सी गई है। बिल्कुल, आपने एक बार ये भी जिक्र किया था कि कहता हूं अपनी अम्मी जान से जी, कि आपका बच्चा तो आपको वापस आ गया। बिल्कुल, आपका बच्चा तो आपके बिल्कुल वालिदा की दुआओं का असर है। बिल्कुल, इंशाल्लाह 70 बच्चों माँ बाप के क्या है जिनको उनको वापस नहीं मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कफील, आपने एक बार ये भी जिक्र किया था कि कुछ निजी तंजीमें हैं, प्राइवेट तंजीमें हैं, जिनकी मदद से आप गोरखपुर में एक दिमागी बुखार का इस तरह का कोई अस्पताल खोलने की कोशिश करेंगे ताकि किसी बच्चे की दवाओं की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत ना हो। तो क्या ये कोशिश मुस्तकबिल में जारी रहेगी या कोशिश कर रहे हैं आप इस तरह की कुछ? ब्लू जी, हम एक 500 बेड का इंकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसके लिए डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन ये बनाया हुआ है जी जी, और एनजीओ। और पर ये चूंकि मैं अभी भी सस्पेंडेड हूँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जब मुझे सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और मैं शायद रिजाइन करके फिर से अपनी जिंदगी स्टार्ट करूंगा, अपने मिशन पे काम करूंगा। बिल्कुल। क्या अब तक किसी ने, बिल्कुल कई लोगों ने उस वक्त आपसे ये भी कहा था कि आप आगे बढ़िए, हम आपकी मदद करेंगे, तो क्या किसी ने रब पैदा किया है? किसी बड़ी तंजीम ने या किसी शख्सियत ने आपसे रब पैदा किया है इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए? बहुत लोगों ने, बहुत जी हाँ, बहुत से एनजीओज ने, केरला के, हैदराबाद के, गल्फ के, मुंबई से बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बहुत से तंजीमों ने और एनजीओज ने वादा किया है कि वो पैसे देंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो सबका साथ जरूरी होगा और उन्होंने वादा किया है कि वो मेरा साथ देंगे। बिल्कुल। अगर एक जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ करके आप इस तरह का कदम उठाने जाएंगे तो क्या लगता है कितनी दुश्वारियां इसमें पेश आ सकती हैं? क्योंकि आपको परमिशन की जरूरत होगी, दीगर जो लवाजमात सरकारी होते हैं, क्या वो आसानी से आपको हासिल हो जाएंगी? आसानी तो नहीं होगी, किसी चीज़ में आसानी, कोई भी काम आसान नहीं होता है। आपको जज्बा सही होना चाहिए, अमाल सही होना चाहिए, आपके इरादे सही होने चाहिए और रास्ता आप चुन लीजिए। मंजिल तो शायद ऊपर वाला ही डिसाइड करता है कि आप पहुंच पाओगे कि नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर कफील, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किस बात से पहुंची? पता है कि वो जी जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ की बात कर रही है तो मेरी बच्ची जो थी, जब मैं पीडियाट्रिक्स में बच्चों का डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहा था तो मेरे टीचर्स कहा करते थे कि जब तुम माइलस्टोन जो है वो तब तुम सीखोगे जब तुम खुद बाप बनोगे, फादर बनोगे। कब तुम्हारे बच्चे ने चलना स्टार्ट किया, कब पहली बार अब्बा बोला, कब पहली बार सीढ़ी चढ़ी। मेरी बच्ची जो है 10 महीने की थी जब वो मुझे जेल ले गए और जब मैं वापस आया था तो वो दौड़ती थी, चलती थी, बात करती थी, पापा बोलती थी पर जानती नहीं थी क्या है पापा का मतलब। तो वो क्योंकि वो टाइम वापस ही नहीं आ सकता। अब तो वो 2 साल 2.5 साल की हो गई है जी जी, वो 1 साल का लम्हा वो कभी वापस नहीं आता। मुझे आज भी याद है वो 29 अप्रैल की रात जब हम 28 तारीख को जेल से बाहर आए थे और अगले दिन सुबह पे उसने बेड पे मुझे पाया सोते हुए, तो मेरा चेहरा देख के वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, नहीं नहीं करके भाग गई। तो वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक मेरी ज़िंदगी का है। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अदलिया पर कितना भरोसा है अब आपको, क्योंकि अभी कार्रवाई आगे अदालत वाली जारी है, तो अदलिया पर अब कितना भरोसा है अभी आपको? देखिए, लोअर कोर्ट में अभी केस चल ही रहा है। हम लोगों को 14 दिनों पे जाना पड़ता है और पेशी के तौर पे, और 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, साइन करके चले आते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा एक बहराइच में भी योगी जी ने केस कर दिया है, तो उसमें भी 14 दिनों पे जाना पड़ता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ी रहे हैं। भरोसा है, भरोसा इस बात का है कि इंसाफ मिलेगा, भरोसा इस बात का है कि अगर आप सही रहोगे तो जीत जो है वो सब आपकी होगी। मैंने जेल में कुछ किताबें पढ़ी थी और उन किताबों को एवरीथिंग हैपेंस फॉर सम रीज़न, देयर आर नो कोइंसिडेंट। तो शायद अल्लाह ने कुछ आजमाइश ली है, शायद उसकी कोई मसलिहत होगी, गॉड मस्ट हैव सम प्लान। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो मिशन है और उस पर चलता रहूँगा। हम लोगों ने, आपको पता होगा, हम लोगों ने 70 कैम्प कर चुका हूँ जब से जेल से बाहर आया हूँ। फ्री कैम्प करते हैं
बच्चों को फ्री में देखते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं। हम बिहार भी गए, हम आसाम भी गए, हम केरल भी गए, हम मुंबई भी गए। तो हमारा जो मेरा एज अ डॉक्टर बच्चों को देखना, उनको ट्रीट करना है, वो मैं करता रहूँगा। इंसाफ की उम्मीद तो है, इंसाफ की उम्मीद तो है, बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद है। आज नहीं तो कल बिल्कुल डॉक्टर कफील, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने जेल का जिक्र किया, आप 9 महीने आप जेल में रहे हैं, तो वहाँ पे जो अजियतें आपको दी गई उसका भी बारहा आपने जिक्र किया, तो किस तरह की अजियतें आपको जेल के अंदर बर्दाश्त करनी पड़ी? जेल बहुत दर्दनाक था, उसे मैं याद भी नहीं करना चाहता। एक बैरक होता था जो 60 लोगों के लिए होता था, पर 180-160 लोग रहते थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स। ज़मीन में सोना पड़ता था और उन 160 लोगों के बीच में एक टॉयलेट होता था। मतलब सुबह जब जो है इतनी गंदगी हो जाती थी कि खुद से जो है पूरा साफ़ करो, पानी झाड़ू डालो, सर्फ से साफ़ करो, तब जाके आप उसका इस्तेमाल कर देते थे। इनिशियल के दिनों में मैं 5-5 दिन 7-7 दिन नहाया नहीं, क्योंकि कभी जो है फील्ड में खड़े होके सबके सामने नंगे जो है नहाया नहीं था। वहाँ पे जो है टोटी पे खड़े होके नहाना पड़ता था। मुझे याद है कि जो है कभी कभी टॉयलेट के पास बंद कर देते थे, 12-12 घंटे सांस नहीं ली जाती थी। घर वालों से मिलने के लिए इतनी पाबंदियाँ थी। खाने के लिए मूली की सब्जी और कच्ची रोटी और पतली दाल, ये 9 महीने सुबह शाम दोपहर खिलाया गया है। पहला 2 दिन तो मैंने खाना ही नहीं खाया था, पर भूख कहते हैं ना सबको जो है वो बिलबिला देती है। मुझे याद है कि जब सेकेंड रात थी उस दिन भी मैंने नहीं खाना खाया, और जब बहुत रात हो गई सब लोग सो गए तो मैंने खुद से जो है वो रोटी पड़ी हुई थी, हालांकि वो सूख के कड़ी हो चुकी थी, उसको पानी में भिगो के खाया था। तो ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। जेल ने जो है धमकियाँ दी जाती थी कि देखो वो उसने 7 मर्डर किया है, उसने 8 मर्डर किया है, अगर बीआरडी के बारे में बोलोगे तो अगला जो है हो सकता है वो आपको मार दे, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस तरह के जो है ज़िंदगी जो है 9 महीना बहुत मतलब बयान नहीं कर सकते। मैं एक काम मैंने जेल में अच्छा किया, मैंने एक किताब लिखी और वो किताब मैंने पब्लिश की है। जी जी। मणिपाल मैनुअल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स, ये बच्चों के लिए किताब है, MBBS बच्चों के लिए। और दूसरे मैं हर रोज़ डायरी लिखा करता था, और जो आज मुझसे ये मिलने आया है, कोर्ट में ये सुनवाई हुई, कोर्ट ने 1 महीने बाद की डेट दे दी, आज मेरी घर में ये प्रॉब्लम हुई, आज मेरी वाइफ मुझसे मिलने आई, सारी बातें मैं लिखता था। वो करीब 1500-1600 पन्ने की हो गई है। इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा और अच्छा कोई राइटर मिल जाएगा तो एक बुक बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी पे भी लिखी जाएगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है कि जल्दी आएगा। तो आपका समाजी खिदमत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि आपने भी बताया कि लगातार इन 2 सालों में आप कैंप करते रहे हैं, मुफ्त में बच्चों का इलाज करते रहे हैं, दवाएं उनको देते रहे हैं, तो ये सिलसिला अभी तक लगातार जारी रहेगा? इसके अलावा हम लोगों ने ये हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चलाया है। मैंने महसूस किया कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी वाज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। जिस साल बीआरडी में 70 बच्चों की मौतें हुई थी, उस साल 8 लाख बच्चे इंडिया में मर गए थे। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। यानी हर घंटे 100 बच्चे मर रहे हैं। 50% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इंडिया जो है एड्स का हब बनता जा रहा है। डायबिटीज़ में नंबर 2 हो गया है। 80% डॉक्टर शहरों में और जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। गाँव में एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों की जिम्मेदारी है। 4.5 लाख लोग अभी भी ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे हैं। तो ये हमने कैंपेन चलाया है। कैंपेन हैदराबाद से स्टार्ट होके कोच्चि, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, पटना, धनबाद, लखनऊ हमने लॉन्च किया है। और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मिला था, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो अपनी डिमांड के साथ कि राइट टू हेल्थ केयर जो बाबा साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, राइट टू हेल्थ केयर की हर गरीब को, हर हिंदुस्तानी को बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उसके घर के पास मिले। तो ये हमारी डिमांड है और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। 25 हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, कुछ CEOs हैं, बट नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है ये। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कामयाबी मिले। एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर कफील, गोरखपुर का जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसमें हर साल दिमागी बुखार की वजह से सैकड़ों की तादाद में वो बच्चे
मारे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो आखिर क्या दिक्कत है, क्या कमी वहाँ पर रह जाती है? इतना बड़ा अस्पताल है, इंतज़ामिया की तरफ से ऐसी क्या कमी वहाँ पर होती है कि हर साल इतनी बच्चों की मौत होती है? देखिए, ऐसा नहीं कि गोरखपुर में सिर्फ मौतें होती हैं। ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है वो पूर्व ईस्टर्न यूपी का अकेला मेडिकल कॉलेज है। वो करीब करीब 2 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर करता है। अकेला मेडिकल कॉलेज होने की वजह से बहुत से एडमिशन्स होते हैं। आपको ये पता होगा कि हर साल वहाँ पे बच्चे सिर्फ नहीं, टोटल मौतें जो है 6 से 6,500 लोग की मौत हो जाती है। मतलब औरतों को, मर्दों को, बच्चों को जोड़ दीजिए तो। और गोरखपुर का वो कब्रगाह, पूर्वांचल का कब्रगाह कहा जाता है। बात सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, ये इनकेफ्लाइटिस जो है वो ईस्टर्न यूपी, बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल के पूरे ये क्षेत्र में फैला हुआ है। हर साल 25 साल में 25,000 बच्चे मर गए हैं और लाखों बच्चे हैंडीकैप हो गए हैं। इसकी मेन वजह जो हम लोगों ने जो रिसर्च में पाई है वो पॉवर्टी यानी गरीबी, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और माल न्यूट्रिशन, पुअर वैक्सीनेशन ड्राइव, लैक ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन। तो चूँकि आपको ये बता दूं, इनकेफ्लाइटिस की जो बीमारी होती है वो बहुत टाइम नहीं देती है माँ बाप को। मान लीजिए बच्चे को बुखार आया, उसको झटका आया, वो बेहोश हो गया, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमारा जो ये सिस्टम है, जो एरिया मैंने बताया, यूपी, बिहार, आसाम और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ का गांव के लोगों का पहला कांटेक्ट होता है, वो टूट चुका है। वो है ही नहीं, वाइट एलिफेंट की तरह काम करता है। जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं आप चले जाइए, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा वहाँ पे। मोस्ट ऑफली नर्सें या फिर फार्मासिस्ट पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं। तो जब ये पेशेंट वहाँ पे पहुँचता है तो डॉक्टर नहीं होते हैं, तो वो झोला छाप डॉक्टर, या फिर दूर, जैसे आप मेडिकल कॉलेज गोरखपुर आइएगा और आप चले हैं बस्ती से या फिर महाराजगंज से 60, 70, 80 किलोमीटर दूर से, तब तक आते आते गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उनको कुमा में जो GCS स्केल हम कहते हैं वो 7 से कम हो जाता है। 7 से कम होने पे किसी भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएगा, मोर्टेलिटी रेट 40% हो जाता है। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, विच इज़ द बैकबोन ऑफ एनी हेल्थ सिस्टम इन द वर्ल्ड, वो दैट इज़ इन शैम्बल्स, वो टूटा हुआ है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप साउथ इंडिया चले जाइए, मैं केरल गया हूँ, मैं तेलंगाना गया हूँ, मैं हैदराबाद, आंध्र प्रदेश गया हूँ, कर्नाटका, वहाँ के तालुक लेवल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के फिर भी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद वो रेफ़र कर सकते हैं। आपको आयुष्मान भारत योजना की बात बताता हूँ। ये आयुष्मान भारत योजना अक्टूबर 2017 में बहुत फन फेयर के साथ लॉन्च हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 10 करोड़ हिंदुस्तानियों को, यानी 50 करोड़ फैमिलीज को ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे। अब आप ये जो लीजिए कि एक घर में अगर बूढ़ी माँ है, मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, 5 लोग, तो 1 साल का खर्चा 20 से 40 हज़ार रुपये तक आ जाता है। मेडिकल एक्सपेंस, कोई बड़ी बीमारी ना हो तो 20,000 इंटू अगर आप 10 करोड़ करिएगा तो आपको 2 लाख करोड़ चाहिए। और मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में 2,000 करोड़ दिए, 2018 में 2,400 करोड़ दिए और 2019 में 2,400 करोड़ ऐसी तरह मैम ने दिए हैं। तो जो हमारा हेल्थ बजट है वो अभी भी GDP का 1.2% काम करता है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग जो है आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल तक जो है अपने 6 से 8% यूज़ करने लगे हैं। तो जो बेसिक सुविधा है, मैं पूरा, जब से जेल से बाहर निकला हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या ज़रूरतें हैं, क्या चाहते हैं, आपकी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वो यही कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी। जी। जब बच्चा जो है बीमार हो तो अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, जब पढ़ने जाए तो अच्छे से कॉलेज में, इंग्लिश मीडियम अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए, बड़ा हो तो जब पढ़ निकले तो उसको नौकरी मिल जाए। यानी है रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की मांग जो हम पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं, वो आज भी वही है। पर होता क्या है, आज की सरकारें वो बातें ना करके जो है कश्मीर, हिंदू मुस्लिम और इमाइग्रेशन, 3 तलाक हलाला पे ज़्यादा जोर देते। बिल्कुल। एक चीज़ और जाए, डॉक्टर कफील को क्या अभी भी डर लगता है? क्या डॉक्टर कफील के मन में अभी भी खौफ आता है कि
हुकूमत फिर कोई बदले की कार्रवाई कर सकती है, इस तरह की कार्रवाई कर सकती है जिसके बाद उनको फिर जेल जाना पड़े, और जो बच्ची से जुदाई का आपने जो दर्द बयान किया वो दर्द एक बार फिर बर्दाश्त करना पड़े या सहना पड़ेगा? पहले तो ये बता दूं कि जेल से निकलने के बाद मैंने और वाइफ ने सोचा कि शायद जो है योगी जी दोबारा जेल भेज दें तो फैमिली कंप्लीट की जाए। तो अब मेरे पास एक बेबी भी है, मतलब बेबी बॉय, एक लड़का भी हो गया, 6 महीने का हो गया। चलिए मुबारक, फैमिली कंप्लीट कर लिए। देखिए वो करेंगे, जरूर करेंगे, शुक्रिया, वो करेंगे, जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे सस्पेंशन मेरा रिवोक किया जाएगा। मुझे जब तक 2022 तक योगी जी है ये परेशान करते रहेंगे। आपको क्या लगता है 2022 में सरकार बदल जाएगी? कैदियों नहीं, कैदियों का भी कोशिश तो की जाएगी, कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरकार जो चला रहे हैं उनको चलाना नहीं आता है, दिखावा करना आता है। तो मैं कह रहा था कि इस जुल्म के दौर पे ज़बान खोलेगा कौन, हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। चलिए, बिल्कुल आपकी वालदा के इस पूरे एपिसोड पे क्या कहना है? कल आपको जब बिल्कुल जब आपको रिपोर्ट मिली उसके बाद क्या वालदा से कुछ बात हुई, उनका किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिला, किस तरह का रिएक्शन महसूस किया आपने? मेरी वालदा बहुत स्ट्रांग वुमेन है। उन्होंने ग्रेजुएशन तब किया था जब लड़कियां इस कॉलेज में जाती नहीं थी, और जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब भी वो रोई नहीं थी। हम लोगों ने उनके आंख में आंसू कभी नहीं देखे। उनको पता था कि 6 बच्चों को उनको पालना है। मेरे फादर का इंतकाल 2003 में हो गया, जब सब बच्चे पढ़ रहे थे, और उन्होंने पाला पोसा, 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, 2 बच्चों को इंजीनियर बनाया, 2 बहनों की शादी की। कभी नहीं रोई। जब पहली बार मैंने रोते देखा है जब मुझे जेल से छूटे था मैं, तो बहुत देर तक मुझे कलेजे दिल में लगा के कहती रही, आ बेटा मेरे गले लग जा, कलेजे से लग जा। मेरे भाई को जब गोली लगी थी, आपको यकीन नहीं होगा, रमज़ान का टाइम था और हमने अम्मी जान को नहीं बताया था। शहरी के टाइम जब वो हम लोगों को उठाने के लिए उठी तो देखा कोई मर्द नहीं है घर में, और उनको पता चला कि काशी को गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है। 4 किलोमीटर 3 बजे रात में वो पैदल चल के रिक्शा किया उन्होंने, फिर उसके बाद रिक्शा करके वो हॉस्पिटल पहुंची। और मेरा भाई लेटा हुआ था, गोली निकल चुकी थी उसको, कुछ नहीं बोली, ना रोई ना कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी लिया उसके होंठ पे रखा और बैठ गई उसके पास। और सुबह उन्होंने जो है पूरे मीडिया को इंटरव्यू दे दिया कि योगी जी बहुत हो गया। कल खुश थी, अच्छे हैं, पर जब से भाई को गोली लगी है थोड़ा टूट गई हैं, चुप रहती हैं। कल खुश थी। चलिए, बिल्कुल जब से ये एपिसोड हुआ उसके बाद से आपने कई मुहिम शुरू की है, कई तरह के कैंप लगाने शुरू किए, ज़्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता है। इस दौरान घर की कितनी याद आती है, फैमिली मेंबरों की कितनी याद आती है? ये तो सही करेंगे कि मैं जब जेल में सोचता था तो ये डिसाइड किया था कुछ नहीं करूँगा, घर में ही रहूँगा। पर जब जेल से बाहर आया, 9 महीने तक मुझे जेल में कोई मिलने नहीं आता था, सिर्फ घर वाले आते थे। जेल से जब बाहर आया तो इतना प्यार लोगों का मिला पूरे इंडिया से कि ट्रेवल ही कर रहा हूँ और मिस करता हूँ, अपने बच्चे को मिस करता हूँ, घर की बहुत मिस करता हूँ। पर ये भी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों को ही प्यार से, लोगों की ही दुआओं से जो है जिंदा हूँ और ज़िंदगी चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब मैं सिर्फ मेरी फैमिली के ऊपर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे उन लोगों को भी देखना है जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो मेरे लिए सोचते हैं। और मेरे लिए जब ये न्यूज़ आई है तो बहुत से लोगों ने पटाखे उड़ाए, बहुत से लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, लोग ये कहने लगे कि जैसे उनकी जीत हुई है। तो जो अगर मुझे ये उम्मीद करता है कि डॉक्टर कफील उनके लिए है, तो उनके लिए हमें काम करना होगा। तो शायद कुछ ना कुछ त्याग करना होता है, कुछ ना कुछ जो है, बिल्कुल कुछ पाने के लिए कुछ घर वाले, मेरी वाइफ बहुत गुस्साती है, ये बात तो है। कहती हैं इतने दिन जेल। बिल्कुल, आपकी अहलिया का भी हॉस्पिटल है, सुना है हमने, होना पड़ेगा। मेरी अहलिया बहुत गुस्साती हैं। बिल्कुल, नहीं, हमने सुना आपके अहलिया का भी हॉस्पिटल है कहीं, डेंटिस्ट है वो, और जी मेड स्प्रिंग हॉस्पिटल है उनका, अभी भी चल रहा है वो। जी, उसी से कुछ रोटी रोजी चल जाती है। जी, चलिए, बिल्कुल चल जाती है। एक चीज और डॉक्टर कफील जानना चाहेंगे कि आप बीआरडी हॉस्पिटल में थे। जी बोलिए,
कुछ कह रहे थे? बताइए बीआरडी हॉस्पिटल। नहीं, आप बताइए। आप ना, मैं जानना चाह रहा था, बीआरडी हॉस्पिटल में थे जो आपके साथी थे, या दूसरे वार्ड बॉय हो या नर्स हो या दूसरा जो स्टाफ था, क्या उनसे उसके बाद से राब्ता हो पाया? क्योंकि आप तो हॉस्पिटल कम ही गए होंगे उसके बाद शायद, तो क्या कभी राब्ता होता है फ़ोन के जरिए या किसी और जरिए से कोई बातचीत होती है? उनका किस तरह का रद्दमल सामने आ रहा है? जी जी, बात होती है। नहीं, कल सबने फ़ोन किया, लगभग करीब 100 लोगों ने, सारी सिस्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, और सबने फ़ोन किया और मुझे बधाइयाँ दी। आपको ये बता दूं, इस पूरे एपिसोड में 9 लोग और मतलब जेल गए थे, और अभी भी प्रिंसिपल साहब और सतीश कुमार जो एनेस्थीसिया के एचओडी हैं वो सस्पेंडेड हैं। 3 अकाउंटेंट, संजय त्रिपाठी, उदय शर्मा और सुधीर त्रिपाठी, वो भी सस्पेंडेड है। गजानन जायसवाल जो फार्मासिस्ट हैं उनको भी सस्पेंड किया हुआ है। तो वो सारे लोग भी, उनकी भी इंक्वायरी ख़त्म नहीं है। डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर सतीश सर की इंक्वायरी ख़त्म हो गई है। तो हॉस्पिटल का हमेशा सपोर्ट रहा है, हॉस्पिटल का सपोर्ट रहा है, लोगों का सपोर्ट। वो उन्होंने कभी मुझे गलत नहीं कहा, उन्होंने कभी मुझे। जी बिल्कुल डॉक्टर कफील, एक बार हमने ये भी सुना था कि एनएसए लगाने की भी आपको धमकी दी गई थी। और मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं हीरो नहीं हूं। वो हीरो वो भी हैं जिन 16 डॉक्टरों ने मेरे साथ काम किया, जो सिस्टर्स ने मेरे साथ काम किया, जो सुपर वार्ड बॉय ने 54 घंटे बिना खाए पिए ये जंग लड़ी है। तो एनएसए लगाने के लिए, देखिए मैं बता दूं, 2 सितंबर को जब मुझे लखनऊ से इन्होंने गिरफ्तार किया था, 2 सितंबर 2017 को, तो मुझे ये मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गए, और एसआईटी मुझे गेस्ट हाउस में, सहजनवा है गोरखपुर के पास, उसमें एक चीनी मिल के गेस्ट हाउस में इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। और वहाँ पे सारी रात के देर रात तक मुझे टॉर्चर करते रहे कि कोई मीडिया से आप बात नहीं करोगे, और जो है नहीं तो आपको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा। पर लगाया नहीं, और ना ही मुझे मारा पीटा नहीं उन्होंने, पर धमकी देते रहे। जेल में था तो बार बार ये सुनने में आता था। अभी बहराइच में आपको पता होगा 78 बच्चे जब मर गए थे, और योगी जी ने कहा था कि ये मिस्टीरियस डिजीज से मरे हैं। तो मैं गया था पता करने, तो पता चला बहुत से बच्चे इनकेफ्लाइटिस के मरे हैं, जिसको सरकार जो है वो डेटा छुपाने के चक्कर में उसको रहस्यमयी बीमारी बता रही है। तो उस वक्त भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, और 24 घंटे तक मुझे एक कार में बैठा के एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने में घुमाया गया। मेरे घर वालों को पता नहीं था, मेरे किसी मीडिया वालों को पता नहीं था, दुनिया को पता नहीं था मुझे कहाँ रखा गया है। तो उस वक्त तो शायद मेरे साथ कुछ हो सकता था, पर शायद मीडिया की ये चूँकि सुगबुगाहट थी कि वो मुझे मार नहीं पाए, उस वक्त इनकाउंटर नहीं कर पाए। तो ज़िंदगी देखिए, अभी भी मुझे थ्रेट्स आते रहते हैं। मैं कई बार एसएसपी गोरखपुर और डीजीपी यूपी से कंप्लेंट कर चुका हूँ। जब भी घर से निकलता हूँ तो ये लगता है आपके भाई के बाद अगला नंबर आपका है, तू भी वहीं गोरखपुर में मरेगा। फेसबुक पे ये मैसेज कर देते हैं, फ़ोन पे ये मैसेज कर देते हैं। तो देखिए थ्रेट्स तो मिलते रहते हैं, और पर अभी भी चूँकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं बस से और ऑटो से अभी भी ट्रेवल करता हूँ। तो कभी कुछ हो जाएगा, और तो नहीं पता है। सरकार के पास तो बहुत पावर है, कुछ भी कर सकती है। चलिए बिल्कुल, 2017 में जो बीआरडी में मामला पेश आया था, जो सानेहा पेश आया था, उसके बाद क्योंकि मीडिया में इतनी खबरें आने के बाद पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर हलचल मची, क्या कुछ बेहतरी आई है उस अस्पताल में, बीआरडी अस्पताल में? हुकूमत की तरफ से क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचाई गई हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं कुछ? यस बेहतर हुई, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। योगी जी ने बहुत से फंड दिए हैं। जो 68 लाख रुपए के बच्चे, 68 बच्चे मर गए, उसके बाद कई करोड़ रुपए मिले हैं। और जो 200 बेड का हॉस्पिटल था, मतलब पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, वो 400 बेड बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट ओनली थिंग है, अभी डॉक्टर्स और स्टाफ जो है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं प्रॉपर्ली। और दूसरे जो है, चूँकि बीआरडी के डेटा जो पहले आपको पता होगा, बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के पहले 4 बजे शाम को बीआरडी एक बुलेटिन रिलीज़ करता था, कितने बच्चे एडमिट हुए हैं, कितने लोग एन्केफ्लाइटिस से पीड़ित है, कितनी की मौत हुई है। वो 2017 से बंद हो गया है। तो हमें पता नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो बहरहाल जो है, जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको इम्प्रूव कर लिया गया है, दूसरा सिस्टम भी लगा दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिल्कुल
बिल्कुल डॉक्टर कफील, एक सवाल यहाँ पे ये भी करना चाहेंगे, इंटरनल रिपोर्ट जो आई उसमें आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन मामला अभी निचली अदालत पे जारी है, तो ये रिपोर्ट वहाँ पर कितनी कारगर साबित होगी? क्या इस रिपोर्ट को आप वहाँ पर भी शामिल करेंगे? जी 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 शामिल करूंगा। आपको पता है लोअर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ मेडिकल निग्लिजेंस अगेंस्ट डॉक्टर कफील इंडिविजुअली और ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी करप्शन, ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन फैसिलिटी, वो भी हमने जमा किया है और इसको भी हम जमा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पर आज 2 साल हो गए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, केस कब तक चलेगा नहीं पता है, पर उम्मीद करता हूं कि जो है वो इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है मुझे राहत मिलेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या कोई पैगाम? बिल्कुल, अभी आज 28 से परसों जो है मुझे जी बिल्कुल डॉक्टर कफील, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे मुल्क के आवाम के नाम या उन लोगों के नाम जो सरकार से मुकाबला नहीं कर सकते, जो थक हार कर बैठ जाते हैं, अदलिया से रुजू नहीं हो पाते हैं, या जो खर्च है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बिलाखिर वो घर पर बैठ जाते हैं और परेशानियों का असबाब जो है वो उनको झेलना पड़ता है? तो क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो मुसीबत में घिरे रहते हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंडियाज़ फाउंडेशन वाज बेस्ड ऑन प्लूरिज्म, इक्वलिटी, कम्युनल हार्मोनी। वो आज जो है एक तरह से देश में ये माहौल बना दिया गया है कि इंसान जो है इंसान से नफरत करने लगा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग एक प्लान्ड क्राइम होता है जिसमें जो है ट्रेंड लोग किसी को मार देते हैं। तो इन सब से दूर होना चाहिए। हर इंसान, चाहे उसको भगवान कह लो चाहे अल्लाह कह लो, भगवान ने जो है जब इंसान को बनाया सबको 2 कान 2 आँख सब दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर। उसने नहीं बताया कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो। तुम अपने आप को क्यों भेद करते हो? हर इंसान इंसान है, इंसान से प्यार करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं नौजवानों से कहूँगा, मैं बात सिर्फ आरएसएस की नहीं है कि वो कट्टरवादी वो नफरत फैलाती है, बात हमारे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में भी कट्टरवादी लोग हैं जो जहर फैलाते हैं। उन दोनों से दूर रहना है, एक इंसानियत की बात करनी है, प्यार की बात करनी है और सबसे ज़रूरी है कि एक बात जान लो, अमाल यानी कि तुम्हारे इरादे सही होने चाहिए। जो दिल कहता है उसे करो, कोई गलत काम नहीं करो। और अगर तुम सच्चे हो, अगर तुमने कोई गलत नहीं किया है और तुम्हारे इरादे बुलंद हैं तो तुम्हें जीत ज़रूर मिलेगी। बाबा साहब ने एक बात कहा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, यानी कि सबसे अगर तुम्हें कोई दबा रहा है, इनजस्टिस कर रहा है, तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा, एजुकेशन अच्छी से अच्छी लो। आज मैं लड़ाई कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अम्मी जान ने मुझे अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाया, अच्छे से अच्छी तालीम दी। तालीम की वजह से मैं लड़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत से लोग जेल में सड़ गए, बहुत से लोगों को मार दिया गया। तो अच्छी एजुकेशन लो, मिलजुल के रहो और ज़रूरत पड़े तो सड़क पे भी उतरो। बिल्कुल, आपकी वालदा ने आपको पढ़ाया, 2001 में आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आपका ताल्लुक क्या उत्तर प्रदेश से ही है डॉक्टर कफील? जी, हम गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से ही हैं। सिजरे के हिसाब से तो शायद जो है पर नवाब फैमिली से हैं और नाना जान जो है ज़मींदार थे, अब्बू जान इंजीनियर थे। हम 6 भाई बहन हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं। मेरी बड़ी बहन सलाला में है, शिफ्ट हो गई हैं। जी। और छोटी बहन अभी लखनऊ में है। ये छोटी फैमिली और इन सबने लड़ाई की साथ में, सबने एक दूसरे का कंधा रहा, सब एक साथ रोए भी और सब एक साथ खुश भी रहते हैं। तो और अम्मी जान ने एक बात पढ़ाई के अलावा जो है हम लोग में डाली कि आज जो है इतने सालों बाद भी अगर एक भाई को चोट लग जाती है तो सब रोने लगते हैं। तो ये जो प्यार का जज्बा है वो सिखाया और ये सिखाया कि जो है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, इंसान इंसान होता है। जी बिल्कुल। और जो तालीम दी उस पर जो है हम लोगों को, आपको ये बता दूं कि एक टाइम ऐसा था कि जब बियाडी मेडिकल कॉलेज जाता था सुबह तो सोचता था कि फार्चूनर से जाऊंगा, कि सफारी से जाऊं, कि एक्सयूवी से जाऊं, कि इनोवा से जाऊं। और हालत ये आ गई कि बैग जो है सारी गाड़ियां खींच के ले गया कि कोई किस्त ही नहीं जमा कर पाए। तो ज़िंदगी ने जब सब तरह के रंग दिखा दिए हैं इन सालों में।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए डॉक्टर कफील। आगे की ज़िंदगी आपकी आसान हो, फैमिली को जो अजियतें झेलनी पड़ी वो आइंदा ना झेलनी पड़े, ऐसी हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए।